साथियों, मैं पास्कल एजुकेशन लखनऊ सेंटर से रंजीत यादव। आज आपके सामने लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लोग डेमोक्रेसी के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, मीडिया चैनल में, अखबारों में अक्सर आए दिन सुनने को मिलता है कि हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो लोकतंत्र विषय पर हम आज कुछ आपको स्पष्ट परिभाषा और इसकी व्यवहारिक संरचना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा आपको ये सारी चीजें समझने में। फिर हम बारी बारी से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी सरकार की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी देश की सरकार लोकतांत्रिक है या नहीं, और है तो किस सीमा तक, उसकी क्या सीमा है, उसकी एक न्यूनतम विशेषता क्या है वहां तक, यानी एक सरकार कैसे लोकतांत्रिक ढंग से काम करती है किसी देश में, उसी विषय पर हम बात करेंगे। यदि आप हमारी यह बात सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। आज के समय में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है, कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, यह मेरा पहला सवाल रहेगा। तो इस तरह से हम क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है, ये दूसरा सवाल हमारा रहेगा। आइए इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेमोक्रेसी, जो हमारा जो देश है, वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यानी हमारे देश की जो व्यवस्था है वो लोगों के द्वारा चुनकर के भेजे गए सांसद से हमारा देश का संविधान और व्यवस्थाएं चलती हैं। तो हम इसी कड़ी में बात करेंगे कि लोकतंत्र यानी जहां पर जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों से शासन चलता है, वह है लोकतंत्र। जहां पर लोगों के मन मुताबिक जनप्रतिनिधि चुन करके सरकार में जाते हैं और जो हमारी देश की व्यवस्था है उसका वो संचालन करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि लोकतंत्र किस देश में कैसे उसकी विशेषताएं प्रभावित होती हैं, कैसे लोकतंत्र प्रभावित होता है, या लोकतंत्र मजबूत है तो कैसे है, हम इसका पता लगाएंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। कि कुछ ऐसे देशों के उदाहरण दूंगा कि जहां लोग ये कहते तो हैं, उन देश के राष्ट्राध्यक्ष तो कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ की जो चुनावी पद्धति है वो लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, जनता के द्वारा चुन करके ही सरकार बनती है, उसी से देश का संचालन होता है। देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन करने का तरीका है, वो जो है लोकतंत्रात्मक है। लेकिन इसके कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का होता है और वहां की जो सत्ता होती है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। उसी में से कुछ उदाहरण मैं आपको एक दो देशों का लूंगा, इसके बाद फिर अपने देश पर आऊंगा। सर्वप्रथम आप देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, तो आप लोग जानते ही होंगे वहां की शासन व्यवस्था, वहां की शासन पद्धति क्या है, और वहां के जो प्रमुख फैसले हैं और निर्वाचित नेताओं के जो हाथ हैं वो किस तरह काम करते हैं, और जनता वहां कैसे उन लोगों को चुनती है और चुन करके जब वहां पर उनको बैठाती है शासन करने के लिए, वहां पर किसका ज्यादा प्रभाव रहता है। तो जैसा कि हमारा ये जो पड़ोसी देश है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह देश लोकतंत्रात्मक होने के बावजूद भी वहां बताया जाता है कि वहां पर जो सत्ता का शीर्ष नेतृत्व होता है वो वहां के सेना के कब्जे में होता है। यानी वहां की जो सरकार चलती है, वो सरकार का जो सर्वोच्च पद
जिसको हम कह सकते हैं कमांडर, वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो एक सेना से ही जुड़ा होता है और वहाँ के जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो सेना के द्वारा ही लिए जाते हैं। और उसमें हम एक एग्जाम्पल आपको दूंगा वहाँ के, ये जो देश है, इस देश की जो शासन व्यवस्था है वहाँ का एक, आप जानते होंगे कि पहले एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। तो आप ये देख रहे हैं कि उस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को एक सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद खुद को देश का प्रमुख कार्यकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार बाद में खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर लिया और इस तरह से वो 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा भी दिया। तो देखिए वहां की जो शासन व्यवस्था है उसमें जब एक सेना की एंट्री होती है, एक सेना के मुख्य अधिकारी की जब एंट्री होती है, क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था और जो भी संरचना है यानी उसकी जो कार्य प्रणाली है वो एक वहां के जो मुख्य अधिकारी होता है उसी के हाथ में है। तो किसी देश की भी देख लीजिए, क्योंकि किसी देश की जो शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन अगर देखने को मिलता है तो वो सुरक्षा व्यवस्था से है। कोई हमारे देश पर अगर हमला करता है या किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा जो है सुरक्षा व्यवस्था वहां की सेना के ही ऊपर जाता है। वहां सेना का जो अधिकारी है वो मेन अधिकारी ही उस व्यवस्था को संभालता है। जब किसी देश की शासन व्यवस्था फेल हो जाए तब वहां सेना का प्रमुख को ही जिम्मेदारी दी जाती है उस देश की शासन व्यवस्था को संभाले और वहां पर धीरे धीरे लोकतंत्र की बहाली करे। लेकिन यहां उल्टा हो गया। यहां हुआ ये कि 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने बढ़ा लिया और इस प्रकार वो जो है पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं थी वो चिल्लाती रह गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब एक एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं ये कुछ एग्जाम्पल आपको भी फिट बैठता होगा। जो आज की शासन व्यवस्था है कुछ मिलती जुलती है, इस देश की शासन व्यवस्था से कुछ मिलती जुलती है। आरोप लगाया जा रहा था कि जनमत संग्रह में धोखाधड़ी हुई है, जैसे आजकल के चुनाव में हो रहा है कि आए दिन आपने देखते होंगे कि कहीं वोट बिक जा रहा है, कहीं वोटर जो है कुछ पैसे लेकर के वोट जो मर्जी जिसको चाहे दे दे। उसको लोकतंत्र के बारे में, चुनाव के बारे में, अपने अधिकार के बारे में कुछ पता नहीं है। बस वो ये देख रहा है कि हमको लाभ कहां से हो रहा है, वहां पर अपना मत का अधिकार कर दे रहा, अधिकार का प्रयोग करके वोट दे रहा है। अब यहाँ हुआ ये कि जब धोखाधड़ी हुई तो इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए एक वहां का एक कानून व्यवस्था है, एक जो है वहां एक अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश एक लीगल फ्रेम आर्डर के रूप में था जो पाकिस्तान के संविधान को एकदम बदल डाला। यानी इस अध्यादेश के आने पर जो पाकिस्तान का संविधान था वो पूरी तरह से चेंज हो गया और चेंज होने के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भी भंग कर सकता था। यानी इस अध्यादेश के आने पर वहां के राष्ट्रपति को इतनी शक्ति प्रदान हो गई कि वह चाहे तो वहां का जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां हुआ करती हैं, राष्ट्रीय प्रांतीय का मतलब यह है कि अब जैसे वहां की जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, इनके अधिकार छीन लिए गए। मंत्रि परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहने लगी। जैसे आजकल देखने को मिलता है कि एक
जैसे कहते हैं ना कि एक देश एक कानून जैसी व्यवस्थाएं जो लाने की बात कही जा रही हैं, कुछ आपको इसी तरह से मिलता जुलता अध्यादेश पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले से पारित हो चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी करने के लिए रख दी गई, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। कहने का मतलब जब देश का संविधान खतरे में होगा, लोकतंत्र जब खतरे में होगा, तो उसमें खतरे में होने का सबसे बड़ा कारण किसी एक व्यक्ति पर ही जाएगा। यानी एक व्यक्ति जो है वो सेना से जुड़ करके और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया। उसके बाद जो भी असेंबलियां थी, राज्य स्तर पे जो भी सरकारें थी, उनके कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था कर दी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी के लिए व्यवस्था कर दिया एक। और इस तरह से वहां के जो कुछ प्रतिनिधि सेना से चुन करके गए हुए थे, उन लोगों ने उनको जो है इतने अधिकार दे दिए गए कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा ही संचालित होने लगे। वो लोग ऐसे ऐसे उनको मतलब निर्देश दिए जाते थे, जिससे पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होने लगी। इसी क्रम में मैं जो वहां के परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने जब वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, तो वहां पर बहुत सारी मीडिया थी, मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग थे, ये सब ने बहुत चिल्लाया, बहुत मतलब सरकार को कोसा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जैसे आज के समय में आप देखने को मिल रहा है कि मीडिया पूरी तरह से साइलेंट है, और जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं वो भी एकदम साइलेंट हैं, और जो लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जैसे अब वोट देने का अधिकार तो भारतीय संविधान में है ही, और किसी भी देश की एक जो संरचना है, लोकतंत्र और शासन पद्धति है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो जो हमारा या किसी भी देश का एक चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उसको तो सामने आना ही होगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो मीडिया है, चैनल है, अखबार है, वो बहुत जो है इस विषय पर धरना दिए, बहुत प्रदर्शन किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मानवाधिकार आयोग भी बहुत इस पर कोशिश किया कि सरकार फिर बहाल की जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इस प्रकार जो है पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से एक सत्तात्मक हो गई, यानी एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई। अब इस जो बात को हम बता रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप मीडिया में या आए दिन पार्टियों के द्वारा सुनते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि जनरल जो मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को हम लोकतंत्र ना कहने के बहुत सारे कारण हमारे सामने आ जाते हैं। ये सब कारण थे जिनकी वजह से वहां बताया जा रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण था जो मैंने आपको बताया। और हम यही चर्चा करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव तो किया था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान राष्ट्रपति का तो चुनाव नहीं, पाकिस्तान की जो जनता है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा तो नहीं किया जाता है। वही कारण वहां भी है कि वहां के शासकों का चुनाव तो किया, हम ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वह अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जान ही रहे हैं जब वहां एक सेना के उच्च कमांडर अधिकारी के द्वारा जब पूरा देश कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर वहां पर जो प्रतिनिधि का चुनाव होता भी था तो वो सिर्फ नाम मात्र के होते थे। यानी जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, महत्वपूर्ण पदों पे जो काबिज थे वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते थे। एक लोकतांत्रिक
ढंग से, एक संवैधानिक ढंग से वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। जो भी फैसला लेना होता था वो मुशर्रफ के द्वारा ही लिया जाता था। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में यह होता है, और वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई सांसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोक का शासन नहीं कहा जा सकता। तो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंच जाते हैं। जैसे हमने आपसे 2 सवाल किया था ना, कि हमारा सवाल ये था कि कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। कहने का मतलब है, यह मेरा पहला सवाल है कि लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है और कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। ये सवाल मैं आपसे जो किया था उसी का जवाब है कि आप ये उदाहरण के द्वारा आप देखेंगे कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में वहां पर लोकतंत्र किस प्रकार से एक व्यक्ति के हाथ में आकर के खड़ा हो गया, कि वहां लोकतांत्रिक जो सरकार थी वो पूरी तरह से नष्ट करके वहां की एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता हस्तांतरित हो गई जो लोगों के द्वारा तो चुने जाते थे प्रतिनिधि, लेकिन सर्वोच्च जो शक्ति होती थी, जो निर्णय लेने की शक्ति थी, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती थी। इस प्रकार से हम अंतिम निर्णय लेने विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जैसे आप, ये दूसरा सवाल था कि हम लोग लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल था। तो इन्हीं सवालों पर हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र, जैसे किसी भी देश में लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा होनी चाहिए। यानी जो लोग, वहां की जो जनता है, उनके द्वारा निर्णय लेने की होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को हमें देश में शासन करने के लिए रखना है और किसको नहीं रखना है। यानी सरकार में कौन सर्वोच्च सत्ता हासिल करेगा, कौन हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाएगा, इसका निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो करके वहां की पब्लिक में होनी चाहिए। और जब पब्लिक में होगी तभी इसको लोकतंत्रात्मक सरकारें की संज्ञा देंगे। इस प्रकार से हम आज के जो विषय था लोकतंत्र क्या और क्यों, इस कड़ी में मैंने एक उदाहरण आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान का दिया। अब हम कल के वीडियो में आपको एक उदाहरण बताएंगे पाकिस्तान की, और भारत के जस्ट बगल में हमारा चाइना है। तो चाइना में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला तो होता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कैसे होता है इस विषय पर मैं कल चर्चा करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए हमारा यह विषय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।